Dear students, today we will discuss about black body radiation. BSc थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स जो है उसका पार्ट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। पिछले वीडियो में भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है उसमें कई नियम दिए गए हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के रेफरेंस में। तो आज हम उसकी डेफिनेशंस के बारे में और कुछ एक नियम के बारे में स्टडी करेंगे। मेनली ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के जो नियम हैं, लॉज हैं, नंबर 1 द प्लैंक्स लॉ, द विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, द रेले-जीन्स लॉ, और फिर नेक्स्ट पार्ट में एप्लीकेशन ऑफ ब्लैक बॉडी, कंक्लूजन, समरी एक्स्ट्रा करेंगे। तो सबसे पहले we will discuss about why black body important. The black body is important in thermal radiation theory and practice. सनलाइट से जो रेडिएशंस आती हैं, या फिर आपने देखा होगा आयरन स्मिथ जो होता है वो आयरन को गर्म करता है तो उससे भी रेडिएशंस निकलती हैं। तो जो भी थर्मल बॉडी हैं उनसे जो रेडिएशंस निकलती हैं उनकी स्टडी के लिए ब्लैक बॉडी की कंसेप्ट जो है उसको अप्लाई किया जाता है। द आइडियल ब्लैक बॉडी नोशन इज इम्पोर्टेंट इन स्टडिंग द थर्मल रेडिएशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रांसफर in all wavelength bands. The ideal black body is used as a standard with which the absorption of real body is compared. तो हम आइडियल ब्लैक बॉडी की बात करते हैं। व्हाट इज आइडियल ब्लैक बॉडी? ऐसी ब्लैक बॉडी जिस पर कोई भी रेडिएशन गिरती है वो सारी की सारी रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो जाती है, किसी प्रकार का रिफ्लेक्शन नहीं होता, किसी प्रकार का ट्रांसमिशन नहीं होता। तो वो आइडियल ब्लैक बॉडी है जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। नाउ वी डिफाइन द ब्लैक बॉडी। ए ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल बॉडी विच अलाउज द होल ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन टू पास इनटू इटसेल्फ without reflecting the energy and absorbs within itself this whole incident radiation without passing on the energy. ब्लैक बॉडी क्या होती है? एक आइडियल ब्लैक बॉडी की यदि बात करें तो उस पर इंसिडेंट रेडिएशन मीन्स जो विकिरणें आपतित करते हैं, स्रोत सोर्स से जो रेडिएशंस डालते हैं, वो सारी की सारी रेडिएशन को यदि कोई निकाय या सिस्टम पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेता है या एब्जॉर्ब कर लेता है और किसी भी प्रकार की रेडिएशंस निर्गत नहीं करता है, तो उनको आइडियल ब्लैक बॉडी कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर रेडिएशन corresponding to all wavelengths and to all angles of incidence. Therefore, the black body is an ideal absorber of incident radiation. तो प्रॉपर्टी वैलिड ऑफ रेडिएशन कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑल वेवलेंथ्स, सभी प्रकार की रेडिएशंस और किसी भी एंगल से उस पर, किसी भी कोण से उस पर रेडिएशंस को डाला जाए, सबको वो एब्जॉर्ब करता है और ये एक आइडियल एब्जॉर्प्शन बॉडी के रूप में बिहेव करता है। ऑल्दो प्लैनेट्स एंड स्टार्स आर नाइदर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद देयर सराउंडिंग्स नॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडीज, black body radiation is used as a first approximation for the energy they emit. तो प्लैनेट्स और स्टार्स, ग्रह और तारे, सन ऑल्सो ए स्टार, सूर्य, इनसे जो भी रेडिएशंस निकलती हैं वो
सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में तो नहीं होते हैं, लेकिन वो भी ब्लैक बॉडी की तरह ही बिहेव करते हैं, लेकिन उसको अपन आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं कह सकते। सराउंडिंग एंड सिस्टम, very important concept of physical chemistry. System, part of the universe which we are select for our study, and the remaining part of this universe is called surrounding. यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का वह भाग जो अध्ययन के लिए चुनते हैं उसको अपन सिस्टम या निकाय कहते हैं, और उसका बचा हुआ पार्ट जो होता है वो सराउंडिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक बीकर लिया तो वो बीकर जो है उसका जो पार्ट है अंदर का वो सिस्टम है, और उसके चारों तरफ जितना भी इन्वायरमेंट बचा हुआ है, रिमेनिंग पार्ट है, वो सराउंडिंग होता है। नेक्स्ट, ब्लैक होल्स आर नियर परफेक्ट ब्लैक बॉडीज in the sense that they absorb all the radiation that falls on them. Black holes are near perfect black bodies. ब्लैक होल का नाम सुना होगा, कोई एक ऐसा है जहीं वहीं से यूनिवर्स बना है। आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, स्टीफन हॉकिंग, जो एक गंभीर बीमारी से ग्रसित थे और कंप्यूटर अटैच करके उनके ब्रेन में जो वेव निकलती थी उनके आधार पर ट्रांसलेट करके ये पता था, क्योंकि वो ब्लैक होल पे रिसर्च करते थे। तो ब्लैक होल जो है उसको नियरली परफेक्ट ब्लैक बॉडी माना जा सकता है। उन्होंने, स्टीफन हॉकिंग्स ने ये भी बताया था कि एलियंस हैं वो भी पॉसिबल हैं। इट हैज़ बीन प्रपोज दैट दे इमिट ब्लैक बॉडी रेडिएशन कॉल्ड हॉकिंग रेडिएशन। हॉकिंग ने अपनी लाइफ में ब्लैक होल पे बहुत रिसर्च की, इसीलिए उनके नाम पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हॉकिंग रेडिएशंस भी बोलते हैं। विद द टेम्परेचर दैट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ब्लैक होल, इट हैज़ बीन प्रपोज दैट दे इमिट ब्लैक बॉडी रेडिएशन। दे इमिट मीन्स जो ब्लैक होल है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस इमिट करते हैं, और विद द टेम्परेचर दैट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ब्लैक होल, और जो टेम्परेचर होता है, किस टेम्परेचर पे वो रहता है ब्लैक होल, ये उसके मास पे डिपेंड करता है। द टर्म ब्लैक बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट, द टर्म ब्लैक बॉडी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गुस्ताव किरचॉफ इन 1860। 1860 में गुस्ताव किरचॉफ ने ब्लैक बॉडी की कंसेप्ट दी थी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी, जैसे सन है या कोई अदर प्लेनेट हैं या किसी भी जहाँ से थर्मल एनर्जी निकलती है, इसलिए इसका नाम थर्मल रेडिएशन भी है। कैविटी रेडिएशन, इसके अंदर एक क्लोज्ड सिस्टम की बात की जाती है कि वो कम्प्लीटली बंद होता है, केवल एक होल होता है जिसके द्वारा रेडिएशंस जा सकती हैं, इसलिए इसका नाम कैविटी रेडिएशन। कंप्लीट रेडिएशन, क्योंकि कम्प्लीटली एब्जॉर्ब किया जाती है, और टेम्परेचर रेडिएशन ड्यू टू टेम्परेचर, सो टेम्परेचर रेडिएशन ऑल्सो कॉल्ड एन आइडियल ब्लैक बॉडी। In this figure, we see that it has a hole. इसमें एक होल बना हुआ है, छिद्र बना हुआ है, जिससे इंसिडेंट रेडिएशंस आपतित विकिरणें आती हैं, और वो सारी की सारी अंदर इस तरीके से अरेंज होती हैं कि वो टकरा कर अंदर की अंदर ही रह जाती हैं। इट मीन्स आइडियल ब्लैक बॉडी ऐसी होनी चाहिए जिसमें रेडिएशन जा सकती हैं, लेकिन वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाएंगी, ना ट्रांसमिट हो ना रिफ्लेक्ट हो। अब आप कहोगे कि सर सारी सारी एब्जॉर्ब हो जाती हैं तो फिर इमिशन की तो बात ही नहीं आती। नो, जब हम सोर्स कट कर देते हैं, रेडिएशन सोर्स कट करने के बाद ये जो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है वो रेडिएशन से बाहर निकलती हैं, इमिशन होता है, तो उनकी अपन स्टडी करते हैं। अब वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ की बात करते हैं, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में दिया गया था। वीन नामक साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं। इट टेल्स अस एज वी हीट एन ऑब्जेक्ट अप, इट्स कलर चेंजेस फ्रॉम रेड टू ऑरेंज टू वाइट हॉट। फिर एग्जांपल देना चाहूँगा, आयरन स्मिथ के पास आपने देखा होगा कि जब वो आयरन को गर्म करता है तो पहले वो रेड हो जाता है, और एट द एंड और गर्म किया जाता है तो वाइट कलर, और लास्ट में ब्लूइश वाइट हो जाता है। तो कोई ऑब्जेक्ट है उसको अपन गर्म करते हैं तो उसका कलर चेंज होता है, लाल से ऑरेंज टू वाइट, मतलब एक ऑर्डर में चेंज होते होते वो वाइट तक पहुंच जाता है।
You can use this to calculate the temperature of stars. नंबर 1 थिंग कि ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो क्या होता है. नंबर 2 थिंग, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ है, इसको स्टार के टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जा सकता है क्योंकि इन्होंने रिलेशनशिप बताई थी. द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज 5778 Kelvin. This is the temperature corresponds to a peak emission about 5000 angstrom. 1 nanometer is equal to 10 angstrom होता है. So 502 nanometer approximately 5000 angstrom. B is a constant of proportionality called Wien displacement constant, जिसको वीन का विस्थापन स्थिरांक कहते हैं और इसकी वैल्यू जो होती है 2.93 इंटू 10⁻³ mK. m का मतलब मीटर और k का मतलब केल्विन. अब इसकी बात करते हैं कि वीन ने टेम्परेचर और वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशनशिप बताई थी. तो वीन ने मैथमेटिकल फॉर्मूले के रूप में ये बताया कि लैम्डा मैक्सिमम मल्टीप्लाइड बाई टी देन इज इक्वल टू बी. It means lambda maximum मतलब है तरंग दैर्घ्य, अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो होती है किसी भी ब्लैक बॉडी की, वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है. इस फॉर्मूले में अपने लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी लिखा है. यदि अपन टी को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल शो करेगा. अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो लैम्डा मैक्सिमम का मान ज़्यादा होगा. सॉरी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो लैम्डा मैक्सिमम का मान कम होगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. और इस लैम्डा मैक्सिमम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, देन वी कैन से लैम्डा मैक्सिमम टी इज इक्वल टू बी. और बी यहाँ पे है वीन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट एंड वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 2. यहाँ पे लेमडा मैक्सिमम लिख दिया, ये वैल्यू b की है वीन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट की. तो b इज इक्वल टू 2.93 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन एंड पर टेम्परेचर. 2.93 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन ये b की या वीन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट की वैल्यू है एंड लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू b अपॉन टी हो जाएगा. अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टी का मान यदि बढ़ता है तो तरंग दैर्घ्य का मान कम होगा. नेक्स्ट इसमें एक रिलेशनशिप है रेडिएशन इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ. रेडिएशन इंटेंसिटी को यहाँ एनर्जी डेंसिटी के रूप में भी डिनोट किया जाता है और एक्स एक्सिस पे अपन ने लेमडा लिया है, तरंग दैर्घ्य जिसको बोलते हैं, वीकेंड की तरंग दैर्घ्य. अब रेडिएशन इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ रेडिएशंस. यहाँ पे इंटेंसिटी का मतलब फॉर एग्जांपल सनलाइट है, सुबह सनलाइट कम रहती है, दोपहर को ज़्यादा हो जाती है और शाम को कम लगती है. दोपहर को ज़्यादा होने का क्या कारण होता है कि वो सनलाइट जो है, सन अपने ओवरहेड पे आता है तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ रेडिएशंस इंक्रीज हो जाता है एंड नंबर ऑफ रेडिएशंस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ एनी रेडिएशंस और एनी टेम्परेचर या थर्मल रेडिएशंस. इस ग्राफ के अंदर क्या रिलेशनशिप शो हो रही है? टेम्परेचर डिनोट किया गया है 3500 केल्विन, 4000 केल्विन एंड 4500 केल्विन, 5000 केल्विन, 5500 केल्विन. टेम्परेचर जो जो इंक्रीज हो रहा है, लेमडा का मान पार्शियली डिक्रीज हो रहा है. एक चीज़ तो ये बता रहा है. नंबर 2, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज इंक्रीज्ड वेरी हाई. तो टेम्परेचर में बढ़ता है तो जो ब्लैक बॉडी होती है उसकी भी रेडिएशंस की इंटेंसिटी हाई होती है. कहने का मतलब ये है कि यदि कोई ब्लैक बॉडी है उसको अपन हाईली
हीट कर दें, सारी रेडिएशन अब्जॉर्ब हो गई, उसके बाद उससे जब रेडिएशन इमिशन होता है तो यदि टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे होगी तो रेडिएशन इमिशन ज़्यादा होगा, और यदि लो टेम्परेचर पे होगी तो रेडिएशन इमिशन कम होगा। तो विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बताता है कि तरंगदैर्ध्य का मान, थर्मल रेडिएशन की तरंगदैर्ध्य का मान ज़्यादा होगा यदि टेम्परेचर का मान कम होगा, और टेम्परेचर का मान यदि बढ़ेगा तो लेमडा का मान कम होगा, लेकिन इंटेंसिटी जो होती है, तीव्रता, नंबर ऑफ रेडिएशंस इंक्रीज होता है। नेक्स्ट अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।